सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी पेपर 1 2023 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रोबेबली 21 मई 2024 को हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 ही रखेंगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन और ऑप्शंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक इलेबोरेटिव डिस्कशन होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी, प्लस हम थोड़ा इंटर रिलेट करके भी कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट एंड रिकमेंड यू कि आप एक पेन और कॉपी लेके ये वीडियो सोल्यूशन देखें एंड हर कंसेप्ट को इंडिविजुअली एंड टाइम दे करके अंडरस्टैंड करें। चाहे तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं वीडियो की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड कि 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको नियरली 100 कंसेप्ट्स की रिकैपिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ ए टिपिकल वॉकिंग लेग ऑफ प्रॉन। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा प्रॉन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रॉन्स का फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास मेलाकोस्ट्रा होती है। इनकी जो वर्किंग लेग होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो आगे वाला पोर्शन होता है, लाइक जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, उसको प्रोटोपोडाइट बोलते हैं, एंड जो डिस्टल पार्ट होता है उसको एंडोपोडाइट बोलते हैं। बट एज अ होल इनके सेगमेंट्स होते हैं, और उसका जो सीक्वेंस है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉकिंग लेग्स और जो स्विमिंग लेग्स होती हैं उनमें सेम ही होता है। अब ये 2 तरीके की लेग्स में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनमें 2 टाइप ऑफ लेग्स पाई जाती हैं। जो थोरैक्स में लोकेटेड हैं वो पेरियोपोड्स होती हैं, उनको वॉकिंग लेग्स बोलते हैं, और जो एब्डोमेन में लोकेटेड हैं वो प्लियोपोड्स होती हैं, उनको स्विमिंग लेग्स बोलते हैं। प्रॉन्स बेसिकली डेकापोड्स होते हैं, मीन्स इनमें 10 वॉकिंग लेग्स होती हैं। फर्स्ट 2 को चिलेटेड लेग्स बोलते हैं, और क्योंकि इनके जो एंड्स होते हैं वो एंड्स पिंसर जैसे होते हैं, और वो फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। जो अदर 3 हैं वो नॉन चिलेटेड होती हैं। बेसिकली ये जो पिंसर है इनका काम होता है टू हेल्प इन होल्डिंग फूड एंड इन डिफेंस एंड ऑफेंस। एक और बार चाहे तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं, जैसे कि जो डिस्टल पार्ट में सबसे पहले दिखाया हुआ है कोक्जा, देन इस्चियम, देन मीरस, देन कार्पस, देन प्रोपोडस एंड देन इज डक्टाइल। एक और चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रॉन्स और श्रिम्प्स का बहुत कन्फ्यूज़न होता है हम लोगों को, लेकिन प्रॉन्स साइज़ में बिगर होते हैं और श्रिम्प्स स्मॉलर होते हैं। प्रॉन्स फ्रेश वाटर होते हैं और स्ट्रेट बॉडी के होते हैं, लेकिन श्रिम्प्स मोस्टली सॉल्ट वाटर में मिलते हैं और इनकी कर्व्ड बॉडी पाई जाती है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। द सिमेट्री ऑफ एकाइनोडर्म्स इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि आफ्टर बर्थ तो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और लेकिन जब वो अपनी एडल्ट स्टेज में होते हैं तब उनमें रेडियल सिमेट्री आती है। तो लाइफ या डेवलपमेंट के लेटर फेज में अपीयर होती है रेडियल सिमेट्री, इसीलिए ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी करेक्टर है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, ऑल रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जैसे निडेरियंस और टीनोफोर्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सीलम इज डेवलप्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म इन साइजोसिलोमेट्स। ऑल्दो साइजोसिलोमेट्स में स्प्लिटिंग से बनती है सिलोम, लेकिन वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। देन नेक्स्ट है, इन मोलस्का ब्लास्टोपोरल लिप ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू एनस। तो ये एनस में डेवलप नहीं होता, ये माउथ में डेवलप होता है एक्चुअली। तो इसलिए इनको प्रोटोस्टोमस भी बोलते हैं, कि सबसे पहले उनमें माउथ बनता है फ्रॉम द ब्लास्टोपोरल लिप। एंड ऐसे एनिमल्स का एग्जांपल है जैसे प्लेटी हेलमिंथस, एस्की हेलमिंथस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। इनके वर्सेस में जो दूसरे होते हैं वो होते हैं ड्यूटेरोस्टोमस, उनमें एग्जांपल आते हैं एकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। सो इसलिए मैं मार्क कर देती हूँ, सेकंड का आंसर हो जाएगा 4th। देन थर्ड क्वेश्चन इज रेनोटोकी इज। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, व्हेन ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थेनोजेनेटिकली। एक्चुअल में रेनटोकी ये एक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस होती है,
और इसमें क्या है कि इट इज़ ऑफ kind of parthenogenesis or asexual reproduction in which only males are produced. इसके लिए हमें थोड़ा पार्थेनोजेनेसिस को डिटेल में समझना चाहिए. पार्थेनोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन. और ये आगे चल के दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो पहले आर्टिफिशियल को देख सकते हैं. आर्टिफिशियल में दो वे हैं प्रोड्यूस करने के. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड सेकंड वन इज़ केमिकल. फिजिकल में जैसे एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, प्रिकिंग एंड यूवी एक्सपोजर. केमिकल्स में जैसे क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक एसिड एंड स्ट्राइचनिन. और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेचुरल का देखें तो नेचुरल आगे चल के दो तरीके की हो सकती है, कंप्लीट जिसको ऑब्लिगेट भी बोलते हैं, और जो दूसरी है वो है इनकम्प्लीट या फिर जिसको साइक्लिक भी बोलते हैं. तो कंप्लीट को देखते हैं. कंप्लीट भी दो तरीके की हो सकती है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. हैप्लॉइड को अरेनोटोकी बोलते हैं और डिप्लॉइड को थैलीटोकी बोलते हैं. अरेनोटोकी में क्या होता है, मेल प्रोडक्शन होता है, मतलब ओनली मेल्स होंगे. जैसे कि एग्जांपल है हनी बीज. और इसका जो बेनिफिट है वो होता है इट एलिमिनेट्स द जेनेटिक लोड इन मेल्स. वहीं जो दूसरी तरफ हम बात करें हैं थैलीटोकी, उसमें सिर्फ फीमेल प्रोडक्शन होता है बाय दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. एंड इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सालामेंडर. आगे चल के अगर हम थोड़ा और समझें तो ये भी दो तरीके की हो सकती है, ऑटोमिक्सिस एंड एपोमिक्सिस. तो ऑटोमिक्सिस में क्या होता है कि मान लो कोई 2n करके oocyte है और इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट की, तो n और n दो प्राइमरी दो सेकेंडरी oocyte बने. उसके बाद क्या हुआ कि जो n वाला सेकेंडरी oocyte है उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगी. या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो दो n सेकेंडरी oocyte बने हैं वो आपस में फ्यूज़ हो गई. तो ये दो तरीके से क्या कर सकता है, वापस से 2n बन सकता है. मतलब सेकेंडरी oocyte जब बनता है यूजुअली तो वो n बनता है, लेकिन दो तरीके अपना के ये 2n वापस से बन सकता है. आइदर तो दो 2n फ्यूज़ हो जाएं, आइदर फिर क्या हो सकता है जो n वाला सेकेंडरी oocyte था वो उसमें क्या हो कि दोबारा से n 2n में कन्वर्ट हो जाए. ये इस ऐसे हो सकता है कि अगर उसके क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाएं. अगर आप ये सोचोगे कि बहुत ज़्यादा डीप में हो गया तो मैं मतलब आगे क्लियर कर देती हूँ. जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में इन्हीं पे क्वेश्चन आया है. जैसे पार्थेनोजेनेसिस पे एक बेसिक क्वेश्चन आ गया है, हमने देखा थैलीटोकी एंड अरेनोटोकी. बट ये जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन है, इस वाले को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं. आगे जब क्वेश्चन आएगा तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. तो ये डीप नहीं है. आरपीएससी की तो बुक्स में जितना सिलेबस दिया है आराम से वहीं से क्वेश्चन आते हैं. ऑल्दो हमें डीप लगते हैं कि ये एकदम एग्जाम्पल तक पूछ लिया है कि रेस्टिट्यूशन में किसका एग्जाम्पल है, आगे क्वेश्चन में है, बट आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ऑटोमिक्सिस में ये दो तरीके हो गए जिससे 2n रिज्यूम हो सकता है. वहीं दूसरी तरफ जो हम पढ़ रहे थे वो है एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस में क्या होता है कि किसी की ज़रूरत नहीं होती, एपो मीन्स विदाउट. जो 2n का oocyte है वो डायरेक्टली डिप्लॉयड इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. तो ये पूरा पार्थेनोजेनेसिस का एक फ्लो डायग्राम है. इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो क्योंकि इसके एग्जांपल्स भी आते हैं और डायरेक्ट डेफिनेशंस भी आ जाती हैं. जैसे एक मैं बता रही थी इनकम्प्लीट या फिर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस विच इज़ द पार्ट ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. तो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल और पार्थेनोजेनेटिक जनरेशन आपस में अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ. ओके, तो ये पूरा पार्थेनोजेनेसिस आपको याद कर लेना चाहिए विद एग्जांपल्स. देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट डू नॉट हैव आयरन. सो डू नॉट हैव आयरन, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन. तो आयरन के इंस्टेड इट कंटेन्स कॉपर एंड इट इज़ फाउंड इन द ब्लड ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क. मोलस्क में जैसे सिफेलोपोड्स में पाया जाता है लाइक ऑक्टोपस वगैरह में, एंड आर्थ्रोपोड्स में लिमुलस में पाया जाता है. लिमुलस का कॉमन नेम किंग क्रैब भी है, ये एक लिविंग फॉसिल है. और आर्थ्रोपोड में लिमुलस प्लस कुछ क्रस्टेशियंस हैं उनमें भी हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है.
हीमोसाइनिन पिगमेंट की एक खास बात ये है कि ये कॉर्पसल्स के अंदर नहीं मिलता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है तब ब्लू कलर होता है, और जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तब ये कलरलेस होता है। एंड वन ऑफ important property is कि it is more effective than hemoglobin in environments where there is low oxygen level such as the sea bottom। तो इसीलिए ऐसे organisms में ये ज़्यादा पाया जाता है जो bottoms dwell करते हैं। देन हम फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टायरियन पर्पल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ म्यूरेक्स। म्यूरेक्स बेसिकली इसका फाइलम मोलस्का होता है और क्लास गैस्ट्रोपोडा होता है। म्यूरेक्स एक स्नेल है, एंड जो ये टायरन पर्पल डाई है, इट इज़ बेसिकली पिगमेंट व्हेन इट इज़ सिक्रेटेड, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम म्यूकस ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ म्यूरेक्स स्नेल। It was one of the most expensive dye in ancient times, and it is used to dye the textiles. The secretion is milky colorless fluid which turns into purple dye when exposed to air, and it by animal it is used to defend itself and sedate the prey। तो ये म्यूकस में सिक्रेट किया जाता है बाय द हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। द रीजनरेशन ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ काइटोप्टेरस टेक्स प्लेस फ्रॉम। सो सिक्स्थ का सेकंड हो जाएगा, सेगमेंट नंबर 14 फॉरवर्ड्स। मतलब ये ऐसा पूछ रहे हैं कि जो इंटीरियर पार्ट्स की रीजनरेशन है काइटोप्टेरस में, वो किस सेगमेंट किस पार्ट से होगी। तो जो 14 सेगमेंट के आगे जितने भी फॉरवर्ड्स जितने भी सेगमेंट प्रेजेंट है, वो उनमें से कोई भी सेगमेंट इंटीरियर पार्ट की डेवलपमेंट करवा सकता है, या फिर डेवलपमेंट नहीं, रीजनरेशन बोलना चाहिए, रीजनरेशन करवा सकता है। और एक और ख़ास बात होती है कि जो 14 के बाद वाले हैं, पोस्टीरियर पार्ट की रीजनरेशन कोई भी एनी बॉडी सेगमेंट करवा सकता है। मतलब ऐसा है कि 14 से जो एंटीरियर 14 से जो आगे के सेगमेंट्स हैं, वो एंटीरियर पार्ट्स की रीजनरेशन कर सकते हैं, और 14 से जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, वो सेगमेंट किसी भी बॉडी सेगमेंट को बना सकते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल पोर्शन, मतलब उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी अच्छी होती है। अगर हम काइटोप्टेरस की बात करें तो इसका कॉमन नेम पैडल वॉर्म होता है। साइंटिफिक पोजीशन की बात करें तो इसका फाइलम एनालिडा, क्लास पोलिकीटा और ऑर्डर सिडेंटेरिया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लोकोमोशन नहीं होता, इसीलिए सिडेंटेरिया ऑर्डर से बिलोंग करता है, और ये अपनी गुड रीजनरेशन पावर के लिए जाना जाता है। ऑल्सो इसमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी होती है, और ये जो वॉर्म होते हैं ये डायोसियस होते हैं, और इनका ट्रोकोफोर लार्वा होता है। जो जो इंटीरियर पार्ट में जो पैरापोडिया होते हैं, उनको एलिफॉर्म नोटोपोडिया बोलते हैं, और जो मिडल रीजन में होते हैं वो थोड़ा सा जो कंडेंस्ड पेबल्स होते हैं ना वैसे दिखते हैं। वैसे भी वो मतलब 3 ही होते हैं, और बिल्कुल पैरापोडिया से अलग स्ट्रक्चर होती है, एकदम कंडेंस्ड गोल गोल होते हैं। तो यहाँ पे पैरापोडिया को नोटोपोडिया बोला जाता है। ये इसकी जो बॉडी है काइटोप्टेरस की, इसके 3 रीजन में डिवाइडेड है। एंटीरियर वाले में 15 सेगमेंट्स होते हैं, मिडल में जो 3 होते हैं जो मैं बता रही हूँ, ये थोड़े यूनिक होते हैं कंपेयर टू द अदर बॉडी पैरापोडिया। एंड जो पोस्टीरियर है पार्ट, उसमें 30 सेगमेंट्स होते हैं। और एनालिड्स बेसिकली अपनी रीजनरेशन के लिए बहुत मतलब नॉन है, और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूनाइस का माना जाता है, जिसको पोलेलो वॉर्म भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोट्राइसिस और द माइक्रोट्यूब्स विच इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑन इंटेगुमेंट आर प्रेजेंट ऑन विच एनिमल। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, टीनिया। क्योंकि ये जो माइक्रोट्राइसिस होती हैं बेसिकली इनको माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये टीनिया में पाई जाती हैं, क्योंकि टीनिया इट फीड्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ दीज एब्जॉर्प्टिव माइक्रोट्राइसिस। ट्राइसिस आप मतलब समझ सकते हो, इसका मतलब होता है हेयर लाइक। तो ये
तो ये बहुत सारी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। अगर हम टीनिया की साइंटिफिक पोजीशन देखें तो इसका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस होता है, क्लास सेस्टोडा, जीनस टीनिया एंड स्पीसीज हम दो पढ़ते हैं मोस्टली, सोलियम और सेगिनेटा। तो सोलियम और सेगिनेटा में मोस्टली एचटेट क्वेश्चन पूछता है, इनमें पूछता है कि डिफरेंस क्या है। सोलियम को, टीनिया सोलियम को पोर्क टेपवर्म बोलते हैं और सेगिनेटा को बीफ टेपवर्म बोलते हैं। सोलियम में सब कुछ होता है, लाइक हुक्स, रोस्टेलम एंड सकर्स, तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन सेगिनेटा में हुक्स नहीं होते और रोस्टेलम भी नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेगिनेटा तो सोलियम से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हुक्स और रोस्टेलम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम इसकी साइकिल की बात करें तो इसके प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस होते हैं और सेकेंडरी पिग्स और या फिर कैटल हो सकते हैं। तो और इसमें लार्वे होते हैं दो, सिस्टिसीरस और ओंकोस्फियर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लार्वा ह्यूमन में एंट्री लेता है, तो वो सिस्टिसीरस लार्वा होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ह्यूमंस कंटेमिनेटेड, जो कंटेमिनेटेड लाइक जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो वो मसल्स लाइक जब मसल पार्ट को इन्फेक्टेड मसल पार्ट को कंज्यूम करते हैं तो वो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में जाता है इनका सिस्टिसीरस लार्वा। उसके बाद इनके फेसेस से पिग्स या फिर कैटल में जाता है एंड वहाँ से ओंकोस्फियर लार्वा उनके इंटेस्टाइन में डेवलप होता है, एमर्ज होता है। ये उनकी मसल्स में मूव कर जाता है, मतलब जो सेकेंडरी होस्ट है उनकी मसल्स में ओंकोस्फियर लार्वा मूव कर जाता है और वहाँ पे वो सिस्टिसीरस लार्वा में चेंज हो जाता है। एंड वो फॉर्म हम इन्फेक्टेड जो पार्ट खा रहे हैं उसकी हेल्प से ह्यूमंस में जाता है। एंड ये जो सिस्टिसीरस है ये इन्फेक्टियस है और यही डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि टीनिया का कौन सा लार्वा ह्यूमंस में एंट्री लेता है, और एक जो स्कैरिस है उसके लार्वे पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस पेपर में भी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर, तो इन दोनों को ही आप अच्छे से कर लेना। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 8th क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ दिस। तो ये पूछा है कि काइनेटिक यूनिट किस में प्रेजेंट होती है, तो 8th का 3 हो जाएगा पैरामीशियम, क्योंकि ये ऐसी काइनेटिक यूनिट सीलिएट्स में ही प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कंप्राइजिंग यूनिट जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है काइनेटोसोम, सेकंड इज़ बेसल ग्रैन्यूल्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड थर्ड इज़ काइनेटोडेस्मा। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर या फिर यूनिट है ये सीलिया के बेस पे प्रेजेंट होती है अंडर द पेलिकल, और इसका फंक्शन होता है टू कनेक्ट द सीलिया विद ईच अदर एंड टू द एडजेसेंट सीलियरी रोज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट। ओके, ताकि सीलिया एंड फ्लैजिला क्या कर रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट करवा रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई यूनिट होनी चाहिए ना। तो यही यूनिट है काइनेटिक यूनिट जो सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मतलब फ्री मूवमेंट नहीं है, तो कोई ना कोई यूनिट इनको कोऑर्डिनेट कर रही है। देन नेक्स्ट है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एकाइनोडर्म्स। तो एकाइनोडर्म्स में जैसा आपको पता है कि बहुत सारी क्लासेस हैं और हर क्लास का अपना अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो मुझे तो करेक्ट आंसर सारे ही लग रहे हैं A to E, क्योंकि जैसे सबसे पहले ट्यूब फिट की बात करें तो इनको पोडिया बोलते हैं। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की एक्सटेंशन होते हैं और ये स्मॉल और ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस हैं। इनका काम है वैसे हेल्प टू मूव एंड ब्रीदिंग, मतलब जो बॉडी है उसको उसके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और ब्रीदिंग दोनों में है, और ये ऑलमोस्ट सारी क्लासेस में ही मिलती है। सेकंड जो है रेस्पिरेटरी ट्री, तो ये होलोथुरॉइडी क्लास में मिलती है। जैसे इस इमेज से आप समझ सकते हो, ये सी कुकुमेरिया का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो लाइक रेस्पिरेटरी ट्री दिखाया हुआ है जो क्लोएका से एमर्ज हो रहा है, तो ये इनमें हेल्प करता है। ये एक मेन ऑर्गन का काम करता है फॉर द रेस्पिरेशन।
ये जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है ये क्लोएका का एक्सटेंशन होता है। देन नेक्स्ट अगर हम जेनाइटल बर्सी की बात करें तो ये ओफियोइडी क्लास में होता है, जिसका एग्जांपल ब्रिटल स्टार है। और ये जो ब्रिटल स्टार है उसकी अंडर साइड ऑफ द सेंट्रल बॉडी डिस्क जो है उसके नीचे प्रेजेंट होता है बिटवीन द बेस ऑफ ईच आर्म। उसमें ये जेनाइटल बर्सी पाया जाता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। नेक्स्ट अगर गिल्स की बात करें तो ये मोस्टली सी अर्चिन में पाए जाते हैं। इनको पेरिस्टोमियल गिल्स बोलते हैं और ये माउथ के आसपास पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पेरिस्टोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें डर्मल ब्रैंकी की तो इनको पैपिले भी बोलते हैं, ये एस्टेरॉयडी क्लास में मिलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्दो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है काइनोडर्मेट्स में, लेकिन डिफरेंट क्लासेस हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। सो सारे ही ऑप्शंस मुझे लगता है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एब्सेंट है, स्ट्रिक्टली एब्सेंट हो कि किसी भी क्लास में ये पाया नहीं जाता है। तो ऑल हो जाएगा मेरे ख्याल से तो इसका। बट आप लोग खुद भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है या फिर कौन सा मतलब नहीं हम लोग पढ़ते हैं काइनोडर्मेट्स में। देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फाइला गिवन बिलो फ्लेम सेल्स सर्विंग एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं? तो 10th का सेकंड हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं जिसको, वो पाई जाती हैं। अब फ्लेम सेल्स नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका जो बीटिंग मोशन ऑफ फ्लैजिला है वो किसी फ्लेम की फ्लिकरिंग मूवमेंट से रिजेंबल करता है, इसीलिए फ्लेम सेल्स बोलते हैं। और इनमें जो प्लेटीहेल्मिन्थस है इनका जो एक्सक्रीटरी पोर है वो एट द पोस्टीरियर एंड पाया जाता है। हाँ, एक और बहुत अच्छा मतलब डिफरेंस है फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स में। आप कहीं पे भी तो प्लेटीहेल्मिन्थस में पढ़ते होंगे कि सोलेनोसाइट्स और कहीं पे पढ़ते होंगे फ्लेम सेल्स। ऑल्दो ये सेम ही होती हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थस है, बट माइनर सा डिफरेंस है इनमें कि फ्लेम सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सोलेनोसाइट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे क्या होती है कि एक सिंगल सेल में क्या होता है, बीच में ल्यूमन होता है और साइड में जो सेल है साइटोप्लाज्म है मतलब, उससे स्यूडोपोडिया निकले हुए हैं, उसकी एक्सटेंशन बनी हुई है और वो स्यूडोपोडिया सिलोम में है और डायरेक्टली अपनी मूवमेंट की हेल्प से, लाइक सीलिया मूव कर रहा है, सीलिया ल्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से डायरेक्टली लाइक जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इसके ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा कंपैरेटिवली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आता रहता है कि अलग अलग फाइलम में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, जैसे कि एस्कीहेल्मिन्थस में बात करें तो इनमें रेनेट सेल्स या फिर ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में देख ही लिया प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स बोलते हैं। एनालिड्स में नेफ्रीडिया होते हैं, मोलस्का में मेटोनेफ्रीडिया होते हैं, बट इनमें एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि और ऑर्गेनिज्म वाइज पूछा जाता है, जैसे यूनियो में कैबर्स ऑर्गन बोलते हैं या फिर उसको ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं, और पाइला में किडनी पाई जाती हैं। ऐसे ही एम्फीबियंस में भी किडनी पाई जाती हैं। और आर्थ्रोपोड्स में भी बात करें तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, लाइक जैसे इंसेक्ट की बात करें तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इरेक्निडा की बात करें जैसे स्पाइडर या स्कॉर्पियन, इनमें कोक्सल ग्लैंड होती हैं क्लोज टू द कोक्सा। एंड प्रॉन्स की बात करें तो उनमें एंटीनरी या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो ये जो वेरी करती हैं चीज़ें ये बहुत लाइक लार्वे, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 11th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एकाइनोडर्मेट एपिकल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। तो एपिकल नर्वस सिस्टम पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन क्रिनोइडी। क्रिनोइडी बेसिकली जैसे एपिकल बोला है तो एपिकल का मतलब होता है टॉप एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
वैसे तो एकाइनोडर्मेट्स की सारी क्लासेस में नर्वस सिस्टम के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि एक नर्व रिंग होती है और रेडियली नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। बट ये एपिकल जो कंसेप्ट आया है इसको समझने के लिए हमें इनकी क्लास थोड़ी देखनी चाहिए। जैसे कि फाइलम एकाइनोडर्मेट को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन नर्वस सिस्टम और लोकोमोशन। तो एक में आती है क्रिनोइडी क्लास और एक में आती है क्रिनोइडी और दूसरे में आती हैं 4 क्लास होती हैं जिनमें मेन ऑर्गेनिजम्स जिनके हम स्टडी करते हैं। लाइक फर्स्ट वन है एस्टेरॉइडी, सेकेंड इज़ होलोथुरोइडी, थर्ड इज़ एकाइनोइडी एंड फोर्थ इज़ ओफीयूरोइडी। तो जैसे क्रिनोइडी में क्या होता है, सी लिली आती है जो कि प्लांट जैसी होती है। प्लांट भी एक वाटर लिली होता है ना, बिल्कुल वैसी ही होती है सी लिली। इसमें 5 पेयर्स ऑफ आर्म्स होती हैं। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो अटैच होता है और जो ऊपर वाला है जो एपिकल रीजन है, तो सारी की सारी चीज़ें लाइक वहाँ पे सेंट्रलाइज हो रखी होती हैं एपिकल रीजन में और वहीं से आर्म निकलती हैं। क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो तो अटैच होता है, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्गन्स या फिर नर्वस सिस्टम वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। उसका बेसिकली काम होता है अटैचमेंट का। बट जो ऊपर वाला है वहीं पे सारा कुछ प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि एपिकल नर्वस सिस्टम सिर्फ क्रिनोइडी में ही मिल सकता है। प्लस इसके अलावा एस्टेरॉइडी क्लास में भी एपिकल नर्वस सिस्टम मिलता होता है, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि है नहीं, होलोथुरोइडी है। होलोथुरोइडी जैसे अभी मैंने सीकोकुमारिया का एग्जांपल दिखाया था, तो उसमें अगर नर्व रिंग प्रेजेंट होंगी वो थ्रू आउट द बॉडी होंगी, तो हम एपिकल नहीं बोल सकते उसको। ऐसी एकाइनोइडी एक कुकुम्बर जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, सी अर्चिन जैसे आपने देखा होगा, तो उसमें भी जो नर्व्स होंगी वो एक एंड से निकल के दूसरे एंड तक जाएंगी, तो वो एपिकल नहीं बोल सकते, उसको हम सेंट्रलाइज नहीं बोल सकते। देन ओफीरोइडी, इसमें ब्रिटल स्टार आते हैं। तो ऑप्शन भी मतलब क्लियरली शो कर रहे हैं, लाइक जो हम सी स्टार पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा पढ़ते हैं कि एक रीजन पे नर्व रिंग है बट उनसे नर्व कोड्स निकल के दूसरे एंड तक जा रही हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्रिनोइडी हो जाएगा जिसका मेंबर सी लिली है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा ऑफ प्रोटोब्रैंक। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हीमोसाइनिन है वो कॉर्पसेल्स में नहीं होता है, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर हीमोसाइनिन फोर्थ हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करें, प्रोटोब्रैंक की पोजीशन देखें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मोलस्का है वो पढ़ना चाहिए। मोलस्का की बेसिकली 6 क्लासेस होती हैं, मोनोप्लैकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसाइपोडा या फिर बाइवेल्विया, और 6th है सिफोनोपोडा या फिर इसको सिफेलोपोडा भी बोलते हैं, सिफोनोपोडा या फिर सिफेलोपोडा। ओके, अब लास्ट जो क्लास है ये हाईली एडवांस क्लास होती है सिफेलोपोडा वाली। इसमें एग्जांपल आते हैं ऑक्टोपस, लोलिगो एंड सीपिया। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटोब्रैंक की पोजीशन देखें तो जैसे 5th क्लास जो मैंने बताई बाइवेल्विया, इसमें एग्जांपल आते हैं माइटिलस, यूनियो, सोलेन, पेक्टन, फोलाज, कार्डियम एंड ऑस्ट्रिया। तो इस क्लास के 5 ऑर्डर हैं और उनमें से एक ऑर्डर है प्रोटोब्रैंक, प्रोटोब्रैंकिएटा, फिलीब्रैंकिएटा, शूडोलामेलीब्रैंकिएटा, यूलामेलीब्रैंकिएटा एंड सेप्टिब्रैंकिएटा। तो ये 5 ऑर्डर हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइक मोलस्का की भी 6 क्लास हैं, क्लास में भी जो एक है बाइवेल्विया उसके 5 ऑर्डर हैं और उन 5 ऑर्डर्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोटोब्रैंकिया। और अभी तो नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन देखोगे, इनमें हाईली एडवांस भी पूछा हुआ है, मतलब ऑर्डर्स की भी स्टडी आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपने कर रखी है, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और एग्जांपल्स के साथ आपको याद है। तो पूरा क्लास एंड अप टू ऑर्डर लेवल मुझे लगता है ये आराम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है पेपर 1 के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइनिन। ओके, तो अगर हम क्लोरोक्विनिन की बात करें तो ये कुछ एनालिड्स में मिलता है, ये ग्रीन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरिस। तो अभी हम लोग मेंशन कर रहे थे और अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि स्कैरिस के लार्वे। अभी ऑब्वियस है स्कैरिस और टीनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड 150 क्वेश्चन बने और इन पे क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता। एचटेट में भी आउट ऑफ 60 इनमें से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस के लार्वे पे। तो आपको ये लार्वे वगैरह इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करके जाने हर एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्टेज ऑफ रेप्डिटिफॉर्म लार्वा। एस्कैरिस के की जो लार्वल फॉर्म होती है वो रेप्डिटिफॉर्म होती है, बट कौन सा फेज़ है जो इन्फेक्टिव और कौन सा फेज़ कहाँ पे है, कौन सी डेवलपमेंट फेज़ कहाँ चल रही है, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो अपनी हेल्प से कि टीनिया का बना लो और लाइक एस्कैरिस का बना लिया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे जो सेकंड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ रेप्डिटिफॉर्म लार्वा होती है वो फूड या वाटर में लाइक फूड या वाटर को कंटेमिनेट कर देती है और वो अगर ह्यूमंस की बॉडी में जाता है तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में, देन ये हेपेटिक सर्कुलेशन से लिवर में चला जाता है। आफ्टर दैट इट मूव्स टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड वहाँ पे लंग्स में ही जो थर्ड एंड फोर्थ लार्वल स्टेजेस होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। ये फिर रेस्पिरेटरी पाथ के थ्रू इंटेस्टाइन में मूव करता है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एडल्ट्स बनते हैं, मेटिंग होती है एंड उसके बाद जो लार्वल स्टेज बनती है वो आउटसाइड चली जाती है थ्रू द फिसिस एंड वहाँ पे फर्स्ट लार्वल फॉर्म एमर्ज आउट होती है इन द सोइल। ये नॉन इन्फेक्टियस होती है। फर्स्ट से फिर जब सेकंड बनती है और अगर ये दोबारा से कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ह्यूमंस में जाती है तो ये इन्फेक्टियस होती है और इसी तरीके से सेकंड स्टेज ह्यूमंस के अंदर एंटर करती है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये कहाँ कहाँ टेक प्लेस हो रही हैं, एक तो इनकी लोकेशन एंड कौन इन्फेक्टियस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एनिमल इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ शूडोसिलोमेटा। तो शूडोसिलोमेटा का पूछा है, इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा फोरोनिस। फोरोनिस शूडोसिलोमेटा नहीं होता है, ये सिलोमेट होता है फोरोनिडा। फोरोनिडा जो फाइलम है, माइनर फाइला, ये सिलोमेट्स होते हैं। इसके अलावा जैसे लोक्जोसोमा है, ये ए सिलोमेट होता है, ये एक एंटोप्रोक्टा होता है। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आते हैं मायोसोमा और पेडिसिलेना। तो ये आप एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। वैसे मतलब आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम्स में माइनर फाइला पे मींस बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, लाइक पूछ लिया कि माइनर फाइला और थोड़ा बहुत करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। इवन एग्जाम्पल्स तक इतनी ज़्यादा बात नहीं जाती, बट यहाँ पे बहुत डीप एनालिसिस हो रहा है, तो आप लोगों को करना चाहिए। सेकंड, अगर एकैंथोसिफेलिस की बात करें तो ये क्लोज टू रोटीफर्स होते हैं और ये एक्चुअल में शूडोसिलोमेट्स होते हैं, क्योंकि रोटीफर्स भी एस्के हेलमिंथस में होते हैं और ये पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं कैंथोसिफेलस, तो ये भी शूडोसिलोमेट्स होते हैं लाइक टू रोटीफर्स। देन एस्कैरिस है, इसका तो हमें पता ही है, ये भी एक एस्के हेलमिंथस है और ये शूडोसिलोमेट है, तो इसीलिए इसका आंसर फोरोनिस हो गया। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश। तो स्टारफिश की लोकोमोशन में कौन टेक पार्ट नहीं करता है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा पेडिसिलेरिया। क्योंकि पेडिसिलेरिया का अपना एक अलग काम होता है, अलग फंक्शन होता है। पेडिसिलेरिया पिंसर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि मीजोडर्मल स्केलेटन की एक्सटेंशन होते हैं। इनका काम बेसिकली डिफेंस और सरफेस को क्लीन करने में होता है। इसके अलावा जो भी हैं सारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट हैं, लाइक ट्यूब फिट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हाइड्राउलिक प्रेशर है, या फिर फोर्थ है एम्पुलरी सर्कुलरी मसल्स हैं, ये सारे उसके पार्ट हैं और ये मतलब लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जो एम्पुलर सर्कुलर मसल्स होती हैं ये बाय कॉन्ट्रैक्शन इट मेड प्रोट्रैक्शन ऑफ द ट्यूब फिट, लाइक ट्यूब फिट को आगे मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर ट्यूब फिट की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। सो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पेडिसिलेरिया। नेक्स्ट हम 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड
तो 16th का फर्स्ट हो जाएगा एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें आप देख सकते हो कि डेफिनेशन तो छोड़ो, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें भी पूछा हुआ है कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। 16th का फर्स्ट हो जाएगा एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस में पेडिकुलोइडस वेंट्रिकसम। ओके, तो ये जो पेडिकुलोइडस होता है ये एक तरीके की माइट है जो एरेक्निडा क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट अगर एमनियोटिक पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो एमनियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, तो ये डेफनिया में पाई जाती है और इसमें क्या होता है कि एमियोसिस मतलब कोई मियोटिक डिवीज़न नहीं होता, कोई रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है। नेक्स्ट है मतलब यहाँ पे मैं जैसे आगे रेस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। जो थैलीटोकी है मतलब जहाँ पे सिर्फ फीमेल डेवलप होती हैं पार्थेनोजेनेसिस से, वो दो तरीके की हो सकती है, एमियोटिक थैलीटोकी और मियोटिक थैलीटोकी। एमियोटिक में तो हमने देखा कि क्या हो रहा है। मियोटिक थैलीटोकी क्या होता है कि मियोटिक डिवीजन होता है बट समहाउ डिप्लॉयड एग इज लेफ्ट एट द एंड। और इसके दो तरीके होते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि दो तरीके हैं इसके, एक होता है ऑटो फर्टिलाइजेशन और एक होता है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन इसमें दिया है और ऑटो फर्टिलाइजेशन भी थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑटो फर्टिलाइजेशन होता है आर्टेमिका सलाइना जो कि ब्राइन श्रिम्प होता है इसमें, और रेस्टिट्यूशन होता है निमरिटिस कंसेंसस, ये एक पैरासिटिक वास्प होती है। रेस्टिट्यूशन इसमें मिलता है। तो ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मान लो दो एन सेकेंडरी oocyte बने और वो आपस में फ्यूज़ हो जाएं तो 2n बॉडी बन जाए, लाइक 2n oocyte बन जाए एट द एंड। और रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि पहले तो डेवलपमेंट नॉर्मल स्टार्ट हुई थी, लाइक 2n प्राइमरी oocyte था, इससे सेकेंडरी oocyte बना जो कि 2n ही था। या फिर इसका अलग तरीका मैंने ये भी बताया था कि मान लो 2n है और इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाए, बट यहाँ पे क्या वे बताया हुआ है कि 2n से 2n कैसे बना कि साइटोकाइनेसिस तो हुई जब मियोसिस हो रही थी प्राइमरी oocyte में, लेकिन वो दैट वाज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो हुई लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाए, इसकी वजह से 2n ही रह गया। तो इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, मतलब किसी लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रिगेन कर लेना, ये मतलब होता है रेस्टिट्यूशन का। और वही डेफिनेशन यहाँ पे फिट हो रही है कि 2n से 2n ही हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स तक पूछे हुए हैं, तो बाय एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो इसमें है प्रोटोनेफ्रीडिया, हैचसैक्स, ग्रूव, सेंसरी पैपिला एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो 17th का फोर्थ हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है सोलेनोसाइट्स फ्लेम सेल्स, ये मेन कंपोनेंट्स होती हैं प्रोटोनेफ्रीडिया की और ये प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रेजेंट होती हैं। जैसे एक और चीज़ होती है प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया, हमने पहले भी बात कर ली। प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटीहेल्मिन्थस में है और मेटानेफ्रीडिया एनेलिड्स में है। ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं ये मोर प्रिमिटिव हैं और इनमें जो बॉडी कैविटी में डायरेक्ट ओपनिंग नहीं होती है, जबकि जो मेटानेफ्रीडिया है इनमें बॉडी कैविटी के अंदर एक फनल लाइक ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। आपने एनालिड्स में देखी भी होगी कि डायरेक्ट ओपनिंग होती है, लेकिन प्रोटोनेफ्रीडिया की डायरेक्ट ओपनिंग नहीं होती है, उनकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि आउटसाइड द बॉडी होती है। सेकेंड ऑप्शन में है हैचसैक ग्रूव, इट इज़ द पार्ट ऑफ व्हील ऑर्गन इन द रूफ ऑफ ओरल कैविटी ऑफ एम्फियोक्सस, जिसको लैंसलेट भी बोलते हैं। और ये एक सिलिएटेड ग्रूव होती है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है एंड दैट अल्टीमेटली ट्रैप्स द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। अब इसका नाम है जो वो एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे दिया गया है जो कि हैचसैक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया इसको। और ये व्हील ऑर्गन का पार्ट होती है, व्हील ऑर्गन को म्यूलर ऑर्गन या रोटेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड
ये जो है सेंसरी पैपिले, दीज हेल्प टू सेंस द फूड एंड इट्स एनवायरनमेंट, और ये मतलब एक तरीके के कीमो रिसेप्टर हैं। ये बक्कल सिराई में पाए जाते हैं और इन बक्कल सिराई का काम होता है टू फिल्टर द फूड। ये भी एम्फिओक्सस में ही होते हैं। उसकी स्ट्रक्चर में ही अलग से दिख जाते हैं, आपने कभी देखे हो तो बहुत सारे बक्कल सिराई होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर होते हैं। सॉरी, ये जो सेंसरी पैपिला है, दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ फाउंड इन बक्कल सिराई, और ये सेंसरी पैपिला कीमो रिसेप्टर हैं। देन फोर्थ है CSF, तो ये न्यूरल ट्यूब में होता है और एपेंडाइमल सेल्स इसको रिलीज़ करती हैं इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब एपेंडाइमल सेल्स की बात आ गई तो हम CNS की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ सेल्स की। तो इसमें 4 मेजर टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो सपोर्टिंग है बिसाइड न्यूरॉन्स। तो वो सबसे पहली है एस्ट्रोसाइट, ये मोस्ट न्यूमरस और लार्जेस्ट होती हैं, स्टार शेप की होती हैं। इनका मेन काम है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। सेकंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये लीस्ट होती हैं और माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड है माइक्रोग्लाइल सेल्स, ये इम्यून सेल्स होती हैं और जो कि मतलब CNS में सिस्टम में पेट्रोलिंग का काम करती रहती हैं। फोर्थ है एपेंडाइमल, ये वेंट्रिकल्स को लाइन करती हैं और CSF सिक्रीट करती हैं। तो ये तो ही CNS की 4 तरीके की सेल्स। अभी साथ में ही हम PNS की भी दो तरीके की सेल्स होती हैं सपोर्टिंग सेल्स, तो उनको भी कर लेते हैं। फर्स्ट है स्वान सेल्स, ये PNS में माइलिन शीथ सिक्रीट करती हैं जबकि CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही थी। और दूसरी हैं सैटेलाइट्स, तो ये इनका काम होता है सपोर्टिंग का। देन नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द गिवन आर हाईली स्पेशलाइज्ड बाइवेल्स ऑफ फाइलम मोलिस्का। हाईली स्पेशलाइज्ड पूछा है, तो अभी मैंने बोल रही थी ना कि मोलिस्का के भी बाइवेल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्डर बोल सकते हो आप। पूछा हुआ है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, सेप्टिब्रैंकिया। जैसे जो क्लास बाइवेल्विया है, जिसको पैलीसाइपोडा भी बोलते हैं, इसके 5 ऑर्डर थे डिपेंडिंग अपॉन मोस्टली गिल नेचर, लाइक गिल कैसा है। और बाइवेल्विया भी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 2 लॉब्ड मेंटल होती है। तो जो 5 ऑर्डर हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन है प्रोटोब्रैंकिएटा, नेक्स्ट इज फिलीब्रैंकिएटा, देन इज शूडोलैमेलीब्रैकिएटा, देन इज यूलैमेलीब्रैकिएटा, एंड फिफ्थ इज सेप्टिब्रैकिएटा, जो कि हमारा आंसर भी है। तो इनमें गिल्स कैसे होते हैं, जैसे जो फर्स्ट वन है प्रोटोब्रैकिएटा, इसमें गिल फिलामेंट्स आर फ्री। सेकेंड वन है फिलीब्रैकिएटा, तो इसमें इनकम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं। जो थर्ड है शूडोलैमेलीब्रैकिएटा, इसमें वर्टिकली फोल्डेड होते हैं बट फ्यूज नहीं होते। जो फोर्थ है यूलैमेलीब्रैकिएटा, इसमें कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं और इसमें एग्जांपल आते हैं यूनियो, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल भी है, लाइक हम उसको बहुत स्टडी करते हैं। एंड देन फिफ्थ है लास्ट सेप्टिब्रैंकिएटा, इसमें गिल्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड पार्टीशंस, और इसमें एग्जांपल है कस्पिडेरिया। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो लास्ट वाला है जिसमें पार्टीशंस हो गए हैं गिल्स के बीच में, तो वो है सेप्टिब्रैकिएटा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। इन मेलाकोस्ट्रंस द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन। कहाँ पे ये न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा इन द आई स्टॉक। तो जैसे मेलाकोस्ट्रंस हैं, इसकी अगर हम बात करें साइंटिफिक पोजीशन की, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी अंडरस्टैंड करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के 3 सब फाइलम हैं, ट्राइलोबिटोमोर्फा, चेलिसिरेटा एंड मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के आगे जाके 4 क्लासेस हैं, क्रस्टेशियंस, चीलोपोडा, डिप्लोपोडा और हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को इंसेक्टा भी बोलते हैं। अब जो क्रस्टेशियन है उसकी फर्दर 6 सब क्लासेस हैं और उनमें से एक है मेलाकोस्ट्रा। अगर हम 6 की 6 सब क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट वन है ब्रैक्योपोडा, देन मेलाकोस्ट्रा, देन ओस्ट्राकोडा एंड फोर्थ इज कोपीपोडा, फिफ्थ इज ब्रैकियूरिया एंड सिक्स्थ इज सिरिपीडिया।
तो जो मेलाकोस्ट्रा है उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं क्रैब्स, लॉबस्टर एंड श्रिम्प्स। तो उसका क्वेश्चन पूछा गया था मेलाकोस्ट्रॉन्स का कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लाइक न्यूरोसिक्रेटरी सिस्टम। तो ये इनके आई में प्रेजेंट होते हैं, आई स्टॉक में। जो न्यूरोसिक्रेटरी ऑर्गन है ये दो पार्ट से बना हुआ है, एक्स ऑर्गन और साइनस ग्लैंड। एक्स ऑर्गन बेसिकली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है और साइनस ग्लैंड स्टोर करके उनको रिलीज करती है, दो काम होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20th, द बाइसल थ्रेड्स इन मैनी बाइवेल्स आर सिक्रेटेड बाय। तो जो बाइसल थ्रेड्स होते हैं बाइवेल्स में वो किससे सिक्रेट होते हैं? तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, फुट। ऐसा मतलब बाइवेल्स जो थ्रेड होते हैं उनका फंक्शन होता है टू अटैच द मोलस्का टू ए सॉलिड सरफेस। ये क्या होता है कि फुट में एक बाइसल ग्लैंड होती है जो कि इसको सिक्रेट करती है, एंड दीज फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिल्की। दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। और इनके साथ ये जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है एडक्टर मसल, एडक्टर मसल बेसिकली इनके साथ अटैच होती है जिसका काम होता है टू क्लोज एंड ओपन द शेल व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो एडक्टर मसल तो इसको ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं और इस फुट से बाइसल थ्रेड्स एमर्ज आउट होते हैं। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, एम्फीट्राइट एंड ओवेनिया आर व्हाट काइंड ऑफ एनालिड्स। तो ये तो कंफर्म हो गया हमें क्वेश्चन से कि ये एनालिड्स हैं, और इनमें पूछा कि किस तरीके की फीडिंग हैबिटेट पाई जाती है। एम्फीट्राइट और ओवेनिया दोनों ही पोलिकीटे होते हैं। दे लाइव इन द एरियाज विद द सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर, और इनमें डिपॉजिट फीडिंग पाई जाती है। तो ये डिपॉजिट फीडर होते हैं। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। डिपॉजिट फीडिंग होता है इंजेशन ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। सो इसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जो सस्पेंशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स में पूछा है तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्रेनियोस्टाइलिक। क्रेनियोस्टाइलिक बेसिकली क्या होता है कि इसमें अपर जो इज फ्यूज्ड टू क्रेनियम एंड अलाउिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड चेविंग एबिलिटीज़, और जो लोअर जो होता है दैट इज अटैच टू द स्कल बोन। अगर हम अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक फिशेस में हायोस्टाइलिक प्रेजेंट होता है, और जो बाकी वर्टिब्रेट्स बच गए उनमें ऑटोस्टाइलिक प्रेजेंट होता है। बट ऑटोस्टाइलिक भी डिवाइडेड होता है थ्री मेजर टाइप ऑफ जो सस्पेंशन। फर्स्ट है मोनिमोस्टाइलिक, सेकंड है स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, और थर्ड है क्रैनियोस्टाइलिक। तो जो फर्स्ट वन है मोनिमोस्टाइलिक ये एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, सेकंड जो है स्ट्रेप्टोस्टाइलिक ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है, और थर्ड जो क्रेनियोस्टाइलिक होता है वो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड था। 23rd क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बतानी है, तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट वन है कि एम्बर्जिस इज़ वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी एंड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डियर। तो ये तो ट्रू है कि फार्मेसी में यूज़ की जाती है, बट ये डियर से नहीं ली जाती। ये जैसे कि वेल्स वगैरह से ली जाती है, स्पेसिफिकली स्पर्म वेल से। एम्बर्जिस बेसिकली एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से मिलता है। स्पर्म वेल मेमेलिया क्लास से बिलोंग करती है। इसका साइंटिफिक नेम मैक्रोसिफेलस है, और ये लार्जेस्ट टूथड वेल है। टूथ मतलब टूथ प्रेजेंट होते हैं, और लार्जेस्ट टूथड वेल है। अगर हम नॉर्मल लार्जेस्ट वेल या फिर लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो ये दोनों ही ब्लू वेल होती है। ब्लू वेल का साइंटिफिक नेम बेलेनोप्टेरस होता है, और ये 30 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, लार्जेस्ट वेल और लार्जेस्ट टूथ वेल। तो स्पर्म वेल से एम्बर्जिस मिलता है। एम्बर्जिस का यूज़ फार्मेसी में किया जाता है जैसे कि मेडिसिन्स वगैरह में। इसके अलावा फूड और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी किया जाता है।
सेकंड जो ऑप्शन है, आइवरी यूज्ड फॉर पियानो कीज एंड बिलियार्ड बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिफेंट एंड वैलरसेस। आइवरी बेसिकली जो मैमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट और वैलरसेस प्लस स्पर्म व्हेल से भी ली जाती है, तो इनके टीथ या फिर टस्क से ऑब्टेन की जाती है। वैलरसेस बेसिकली लार्ज साइज पिनिपिड्स होते हैं जिनमें टस्क प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक्वेटिक होते हैं, बट एलिफेंट जैसे ही इनकी हैवी बॉडी होती है और लार्ज साइज होता है। आइवरी का ज्वेलरी मेकिंग में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है, और आपने म्यूजियम में भी देखा होगा आइवरी को एज अ ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर या वो म्यूजियम्स में प्लेस किया जाता है। देन थर्ड ऑप्शन जो है, बोन चारकोल्स आर यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग मोलेसिस। जो ये भी सही है, ट्रू है, जो बोन चारकोल्स होते हैं इनको बोन चार भी बोलते हैं, और ये बेसिकली जो एनिमल की बोन्स है उनकी जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उससे ऑब्टेन्ड होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि एनिमल की बोन्स को हाई टेम्परेचर प्लस लो ऑक्सीजन एनवायरमेंटल कंडीशन में हीट किया जाता है, तो लास्ट में जो कार्बन रिच रेजिड्यू बचता है उसको ही बोन चारकोल बोलते हैं। और इसको क्या किया जाता है कि मोलेसिस जो कि एक जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ की लिक्विड फॉर्म, वो एक थिक ब्राउन सिरप जैसा होता है, उसमें डाला जाता है इस बोन चारकोल को, और सो दैट इट एक्ट्स एज डीकलराइजिंग फिल्टर एंड इट रिमूव्स द इम्प्योरिटीज़, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो मैं बोल रही हूँ मोलेसिस, ये बेसिकली जब शुगर केन से वाइट शुगर बना रहे हैं, हम शुगर केन की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऑब्टेन होता है मोलेसिस, और ये मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस में एक स्टेप होता है सो दैट कि उसकी क्लियरेंस हो सके, और जो लाइक इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर सेडिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके, तो उसके लिए बोन चारकोल उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में है गम एंड जिलेटिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्केलेटन ऑफ व्हेल्स, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या होता है कि जो गम और जिलेटिन्स होते हैं ये इनके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स से भी मिल सकती हैं ये दोनों चीज़ें, और प्लांट से भी। एनिमल्स के तो जो कोलेजन होता है इनमें प्रेजेंट है उससे जिलेटिन बनाते हैं, और आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ोगे जिलेटिन का एक और इंटरकनेक्टेड फीचर, तो इनका अलग अलग सोर्स हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर 23 हो जाएगा जो इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट है 24th, इजिन ग्लास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एयर ब्लैडर और द स्विम ब्लैडर ऑफ स्टर्जियन एंड द कार्प फिशेज। ये जो इजिन ग्लास होते हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये भी एक तरीके के जिलेटिन है, मतलब ये एक तरीके के प्रोटीन है जो कि स्टर्जन फिश के ड्राइड स्विम ब्लैडर से ऑब्टेन किए जाते हैं। इनका यूज़ जैसे कि जो बियर और वाइन्स है उनमें जो इंसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, जो एग्रीगेट हो जाते इंसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए इजिन ग्लास का यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरीके का जिलेटिन है। Then next है 25th, the only skin gland mainly present in aquatic birds is, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, यूरोपाइजल ग्लैंड। एक्चुअली सारे ही बर्ड्स में यूरोपाइजल ग्लैंड ओनली ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होती है, इसको प्रीन या फिर ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये जो टेल है उसके अपर बेस पे प्रेजेंट होती है, जो अपर बेस है उसके नीचे प्रेजेंट होती है शायद, जो टेल का जो अपर बेस पोर्शन होता है और उसके नीचे प्रेजेंट है, ये एक होलोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि बर्ड्स में यूनिक है। होलोक्राइन आपको याद होगा कि उस ग्लैंड में सिक्रीशन के साथ साथ सेल भी चली जाती है, इसीलिए उसका सिक्रीशन थिक होता है, जैसे कि हमारी ईयर में प्रेजेंट होता है जो सीबम प्रोड्यूस करती है, तो ये एक तरीके की होलोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम ग्लैंड का थोड़ा सा इलेबोरेटिव पढ़ें तो ग्लैंड तीन तरीके की होती है, एक्राइन या मीरोक्राइन बोलते हैं, सेकंड होलोक्राइन है, और थर्ड एपोक्राइन होती है। तो आप इनके एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, बहुत इजी हैं, याद करना भी इजी है अगर हम डेफिनेशन करेंगे, बट इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं।
अगर हम इस ग्लैंड का फंक्शन का बात करें प्रीन ग्लैंड की, तो ये लाइक दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी वाटर प्रूफ एज द बर्ड्स स्क्वीज द सिक्रेशन, जो कि ऑयली है सिक्रेशन, ऑल ओवर इट्स फैदर विद इट्स बीक, जिसकी वजह से वाटर प्रूफिंग नेचर हो जाता है पूरी बॉडी का। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं 26th क्वेश्चन नंबर पे। Which of the following is the paired blind saccule that open by ducts to the outside of the body adjacent to an appendage in arthropods and function as excretory organ? तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कॉक्सल ग्लैंड, क्योंकि ब्लाइंड सेक्यूल तक तो ठीक था, अगर इतना ही होता तो मेलपीजियन ग्लैंड इसका ऑप्शन होता है, बट इफ़ ओपनिंग आउटसाइड की बात हो रही है तो वो कॉक्सल ग्लैंड है, जिनकी ओपनिंग जो कोक्जा है, लेग्स की जो फर्स्ट जॉइंट होता है वो कोक्जा होता है, उसके ऊपर होती है जिनकी ओपनिंग। इसके 3 पार्ट होते हैं जो ये ग्लैंड है कॉक्सल ग्लैंड, सेक्यूल, लेब्रिंथ और रिजर्वायर। अब अगर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये इंसेक्ट में प्रेजेंट होती हैं, लाइक कॉकरोच में इनका नंबर 100 to 150 हो सकता है, और ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं। अगर स्टेटोसिस्ट की बात करें तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं जो कि निडेरियंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेलिया। ये मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था आरपीएससी में कि स्टेटोसिस्ट नहीं, ऐसा आया था कि यूरेलिया में बैलेंसिंग ऑर्गन का काम कौन करता है, तो उसका आंसर था स्टेटोसिस्ट। तो इसीलिए निडेरियंस में काइनोडर्मेट्स, क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोपोड्स जैसे कि पाइला में ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड सिफेलोपोड्स, इनमें स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर पोडोब्रैंक की बात करें तो ये पोडोब्रैंक बेसिकली क्रस्टेशियंस में जो गिल होता है उसको बोलते हैं, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द बेसल सेगमेंट ऑफ थोरेसिक लिम्ब। तो इसीलिए सारे ऑप्शंस को हम पढ़ के देख सकते हैं कि कॉक्सल ग्लैंड इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ हम लोग छोड़ गए हैं, जैसे 25th में बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा। यूरोपाइजियल ग्लैंड ऑप्शन ठीक है, बट जैसे फीमोरल ग्लैंड है ये कुछ एक लिजार्ड और मेल फ्रॉग में पाई जाती है। दिस इज़ एपिडर्मल एक्सटेंशन ऑन द अंडर साइड ऑफ हाइंड लेग, एंड इट सिक्रीट्स ए मिक्सचर ऑफ केमिकल्स जिनका फंक्शन केमिकल कम्युनिकेशन में किया जाता है, टेरिटरी मार्किंग और मेट अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। वहीं पे अगर मस्क ग्लैंड की बात करें तो ये मेल डियर में प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज आर लोकेटेड नियर द जेनाइटैलिस, एंड ये विस्कस और क्रीमी कलर्ड लिक्विड सिक्रीट करती हैं जिसको मस्क बोलते हैं, डियर में प्रेजेंट होती हैं, और ये इवन गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और इसीलिए इसको परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में। ये जिसकी जो स्मेल है वो बहुत डिफरेंट है, और इसी की वजह से स्मेल ही इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाती है, और डियर में इसका यूज़ अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारा जो आई सॉकेट है उसके अपर और आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है, दोनों में ही, ईच आई सॉकेट के साइड में और अपर और आउटर पार्ट में। ये एक फ्लूइड रिलीज़ करती है जिसका काम जो कि क्लीन करता है आई सरफेस को और प्रोटेक्ट भी करता है, प्लस इसको ल्यूब्रिकेट और मॉइस्ट भी करता है, और इसी सिक्रेशन को हम टीयर्स भी बोलते हैं। तो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया सारे ऑप्शंस का। अभी हम लोग 26 हो चुका है, 27th पे मूव करते हैं। इन ऑल एमनियोट्स क्लॉज एंड नेल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉर्निफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में, कौन सी लेयर कैसी है, किसका क्या काम है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसमें डेड सेल्स होती हैं जिनको कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं। कॉर्नियोफिकेशन के बाद ये हार्ड हो जाती हैं और एक्सोस्केलेटन हॉर्नी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, लाइक हेयर्स, नेल्स, क्लो, फेदर,
और इनका पर्पस होता है टू फॉर्म ए बैरियर so that it can protect underlying tissue from infection, dehydration, chemical and mechanical injury. तो और अगर मैं लेयर्स की बात करूं, जैसे एपिडर्मिस में लेयर्स की, तो 5 मेन लेयर आपको याद रखनी है। सबसे नीचे जो कि क्लोज टू डर्मिस है वो होती है स्ट्रैटम बेसेल या फिर जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। उसके ऊपर होती है स्पिनोसम। तो ये जो 2 लेयर होती हैं, ये इन दोनों लेयर्स को मेल्पीजियन लेयर्स भी बोलते हैं। और यही एपिडर्मिस की 2 लेयर लाइव होती हैं, बाकी जो ऊपर 3 मैं बताने जा रही हूँ वो डेड होती हैं। तो स्पिनोसम के ऊपर लेयर होती है ग्रैनुलोसम, देन इज ल्यूसीडियम एंड देन इज कॉर्नियम। तो ये जो 3 लेयर हैं ये डेड होती हैं और इनमें सेल्स फ्लैट होती हैं और कॉर्निफाइड हो जाती हैं कॉर्नियम में। तो ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आगे इन पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस पे। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कॉर्नियम। इसी से जितनी कॉर्निफिकेशन होके जो एक्सटेंशंस बनी है वो इसी से बनती है। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस के बारे में पूछा है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा टेल नॉन प्रीहेंसाइल। क्योंकि हिप्पोकैम्पस का तो मेन करेक्टर ही मतलब बाई ओनली सीइंग वी कैन से दैट कि हाँ प्रीहेंसाइल टेल होती है, जो कि जो ग्रासेस वगैरह है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके चारों ओर ऐसे कर्ल हो जाती हैं सो दैट कि एनिमल को सपोर्ट मिल सके। तो इसीलिए आंसर थर्ड है। अगर हिप्पोकैम्पस की बात करें तो इसको सी हॉर्स या फिर सी मॉन्स्टर बोलते हैं। सी हॉर्स इसलिए क्योंकि इसका जो हेड है वो बिल्कुल हॉर्स की पोजीशन की जैसे ही है, मतलब द माउथ इज़ एट द वर्टिकल पोजीशन टू द बॉडी लाइक हॉर्स, 90 डिग्री पे होता है। और सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो इसका फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास ओस्टिकथाइस, ग्रुप एक्टिनोटेरिजाई, इंफ्रा क्लास टेलियोस्टी, ऑर्डर होता है सिनग्नैथिफॉर्म्स और जीनस इसमें 2 पढ़ते हैं हम, हिप्पोकैम्पस और सिनग्नैथस। सिनग्नैथस को पाइप फिश भी बोलते हैं और क्योंकि उसके जो स्नाउट की स्ट्रक्चर होती है वो एकदम पाइप जैसी होती है और कोई टिथ प्रेजेंट नहीं होते हैं इनके स्नाउट में, टूथलेस होते हैं ये। अगर हम सी हॉर्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मराइन होता है और वर्टिकल पोजीशन में रहता है और स्विम भी वर्टिकल पोजीशन में करता है। यूजुअली जो फिशेस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्विम करती हैं। इनमें और कोई फिन नहीं प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, सिर्फ पेक्टोरल फिन होता है, वो भी रिड्यूस हो चुका है। और ये कैमोफ्लेजिंग दिखाते हैं विद द सी ग्रासेस। ये इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वैसे ही कैमोफ्लेजिंग करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रेडेटर्स। टूथलेस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और जो मेल होता है उसमें ब्रूड पाउच होता है ऑन द वेंट्रल साइड, इसीलिए वो पेरेंटल केयर शो करता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता होता है और इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। तो ये सारी बातें थी हिप्पोकैम्पस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29th क्वेश्चन। इट इज़ रैम्फोथेका इन बर्ड्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रैम्फोथेका होता है तो ये कहाँ से डिराइव्ड होता है, कौन सी लेयर से। तो इसका आंसर भी सेकंड हो जाएगा स्ट्रैटम कॉर्नियम, क्योंकि रैम्फोथेका भी एक लाइक हॉर्निफाइड एक्सटेंशन ही है जो कि कॉर्नियम लेयर से बनती है। रैम्फोथेका इट इज़ एन आउटर रिजिड एंड केराटिन कवरिंग या फिर हॉर्नी शीथ बोलते हैं ऑन द बीक बेस एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एपिडर्मिस। बेसिकली इट इज़ ए सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प्स द बर्ड्स टू इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द एपिडर्मिस दैट हैज़ ए सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलमनार सेल्स इज कॉल्ड। तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हैं अगर हमने पहले वाला क्वेश्चन 27 अच्छे से किया है। एक तो इनर मोस्ट पूछा हुआ है तो कॉर्नियम तो नहीं होगी, और जो दूसरा ऑप्शन है कोरियम, ये एपिडर्मिस की लेयर नहीं होती है, ये डर्मिस का दूसरा नाम होता है कोरियम। तो 30th का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन मेल्पीजियन लेयर।
लोअर टू जो लेयर्स होती हैं जो मैंने बताई थी, बेसेल या जर्मिनेटिवम, एक लेयर तो ये हो गई, और जो दूसरी है स्पिनोसम, ये दोनों ही लाइव होती हैं और इनमें कोलुमनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों लेयर्स को ही, इन दोनों जो सेल्स की लेयर बनी हुई है, इन्हीं को ही मेलपीजियन लेयर बोलते हैं। इनमें कोलुमनार शेप की सेल्स होती हैं और यही सेल्स बाद में जब टाइम हो जाता है डेवलपमेंट के बाद, यही ऊपर मूव करती जाती हैं और फ्लैट होती जाती हैं, और जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो उनको रिप्लेस कर देती हैं। एक और चीज़ है कि इन्हीं में पिगमेंट स्टोर होते हैं, जैसे कि मिलानोसाइट्स वगैरह मेलपीजियन लेयर्स में ही सिक्रीट होते हैं, उसके बाद वो ऊपर वाली लेयर्स में मूव करते जाते होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि 30 क्वेश्चंस के डिस्कशन में ही 1 आवर से ज़्यादा ही टाइम लग गया है, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिकॉल हो जाएंगे। आप देख ही रहे हो कि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 कंसेप्ट हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन वाइज मत जाओ, आप कंसेप्ट वाइज जाओ, कि अगर आपके सामने कोई भी वर्ड आ रहा है तो आप उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस कर दो। लाइक कोई मेलाकोस्ट्रा वर्ड आ रहा है तो पूरा उसके बारे में स्टडी कर लो कि मेलाकोस्ट्रा कहाँ से आया, मतलब कहाँ इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपैरेटिव टू कि आपने 150 क्वेश्चन किए या फिर 2 क्वेश्चंस किए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आराम से थोड़ा वीडियो को पॉज करके या फिर कम स्पीड पे चला के आप इसको देख सकते हो। और वीडियो में फ़्लो में अगर कुछ मुझसे मिसस्पेल हो जाता है या फिर मैंने कोई कंसेप्ट गलत बता दिया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, और ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस क्वेश्चन पेपर पे बनानी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।